नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 3000 रुपए का 30% सीआई की दर से एक वर्ष बाद कितना धन प्राप्त होगा। और इसमें दोस्तों हमें एक कंडीशन दी है कि गणना क्या है, चतुर्मासी। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में हमें गणना ये कंडीशन ना दी होती, ये कंडीशन ना होती तो हम डायरेक्ट बता देते कि इसका आंसर कितना होता, 3000 इंटू 130/100। तो 13×3 = 3900 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में एक कंडीशन लगा दी तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से चेंज हो गया। अब देखो दोस्तों, चतुर्मासी, इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, अलग से रेट और टाइम। देखो टाइम कैसे निकालेंगे, हम सबको पता है कि एक साल के अंदर दोस्तों कितना समय, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब जो चतुर्मासी है, चतुर्मासी का मतलब होता है 4 माह। अगर यहाँ पे त्रिमासी होता है उसका मतलब होता है 3 माह है, 6 माह का मतलब 6 माह है। तो जो भी मान यहाँ पर दिया है, चतुर्मासी, त्रिमासी, 6 माही, उसका हम 12 में भाग दे देंगे। चतुर्मासी मतलब 4 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, हमारा टाइम निकल कर आ जाएगा 3 ईयर। अब जो ये टाइम निकल कर आया 3 ईयर, हम इसका भाग देंगे किसमें, इसका भाग देंगे हम दर के अंदर 30 में। तो हमारी दर निकल कर आ जाएगी कितनी, 10%। 10% दर निकल कर आ गई हमारी। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों हमारे पास करने के 4 तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है उसको हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमें टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। दोस्तों, अगर हमने कोई ऐसा तरीका निकाल दिया, हमें दोस्तों मायने ये चीज नहीं करता, ये मायने नहीं रखता कि आपको कितने तरीके आते हैं। मायने ये रखता है कि सही समय पर, सही टाइम पर आप कौन सा तरीका कौन से क्वेश्चन में कब लगाते हो, ये चीज मायने रखती है। तो देखो दोस्तों, 10% की आप जो इसकी फ्रैक्शन बना लिया करो, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। तो 1/10 हो गई, तो जो नीचे का मान है इस पे गौर करना आप, कि इस पर गौर करना कि जो भी हमारे पास मान है, चाहे वो अमाउंट है या कुछ भी दिया है, इसका क्यूब होना चाहिए। इसको हम मान को मान भी सकते हैं, प्रिंसिपल को हम मान भी सकते हैं। हम मान ले कि 1000, माना कि अमाउंट 1000, हम इस 1000 का 1/10 निकालिए, फिर उसका 1/10 निकालिए, उस 1/10 निकाल के कर सकते हैं। और फिर इसके बराबर में हम क्या रख सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल या अमाउंट, प्रिंसिपल या जो भी मान दिया है वो मान इसके बराबर में हम रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, ऑलरेडी हमें क्या दिया है, 10 का क्यूब का गुणनफल दिया है हमें कितना, 1000 × 3 दिया है। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, कैसे, 3000 का 1/10 निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, 1/10। 10 की फ्रैक्शन बना ली, 1/10, तो कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा। अब 300 का 1/10 और निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 3 साल के लिए हम एक बार और निकालेंगे 1/10, तो कितना निकल कर आ जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। अब हमें दोस्तों क्या करना है, 3 साल के लिए हमें गुणा करना है 3, 3 और 1 से। 2 साल के लिए हम गुणा करते हैं उसको 2 और 1 से। तो 3 साल के लिए 300 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। 30 को 3 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। तो दोस्तों फिर हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सीआई। क्या हो जाएगा, सीआई कितना हो गया, 990, 93। तो ये 993 क्या हो गया दोस्तों, हमारा सीआई हो गया। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक वर्ष बाद कितना धन प्राप्त होगा। तो 3000 तो क्या था, हमारा प्रिंसिपल था। तो इसमें हम 993 और ऐड कर देंगे, तो टोटल धन हमारा कितना हो जाएगा, 3993। ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमें मूलधन दिया है कितना, 200 रुपए, रेट दी है 10% और टाइम दिया है 1 साल। और सेकंड में क्या दिया है, प्रिंसिपल वही 200 रुपए, रेट 10% और टाइम दिया है कितना, 1 साल। दोनों क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। लेकिन जो पहला है, पहले अमाउंट में क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी कि उसकी गणना क्या है, हाफ ईयर यानी कि अर्धवार्षिक तरीके से उसकी गणना की जाएगी। तो इन दोनों के चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो अंतर आएगा वो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो, हमने जो पहला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम ये भी वैसे का वैसा ही है। कितना है, प्रिंसिपल 200 रुपए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस रेट की क्या निकाल लेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फ्रैक्शन तो बाद में निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं क्या, टाइम। 1 साल है। तो देखो 12 के अंदर हम क्या करेंगे, अर्धवार्षिक है तो किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 2 ईयर हो जाएगा। अब जो रेट है, रेट कितनी थी हमारे पास, 10% थी। तो इस 10 में हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। किसका देंगे, 2 का भाग देंगे। तो हमारी रेट कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी।
अब देखो दोस्तों हमारे पास रेट निकल कर आ गई 5%। तो इसका हम क्या कर लेंगे, इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। 5/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/20। तो इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और इसकी इफेक्टिव रेट भी निकाल सकते हैं। देखो छोटी सी संख्या है 5%, तो 5 की इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 0.25 यानी कि 10.25 हमारी क्या आ जाएगी इफेक्टिव रेट है। तो इसका हम सी आई डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, 200 इंटू 10.25/100। देखो दो बिंदु से दो बिंदु कट गई। 10.25 है तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20 और 0.25 का डबल 50। तो कितना हो जाएगा हमारा ये 20.50। ये क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, किसका, फर्स्ट का आ गया। अब सेकंड का देखो, सेकंड का दोस्तों देखो डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। 1 साल है 10% है तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा, निकल कर डायरेक्ट 20 आ जाएगा। 200 इंटू 10/100 कितना आ गया, सी आई या एस आई। 1 साल के लिए चाहे वो सी आई हो या एस आई हो समान ही होता है। तो कितना आ गया 20। तो अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर हमें क्वेश्चन में पूछा है तो हम 20.50 में से 20 घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 0.50 रुपए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 पैसे। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोई धन 5 साल के अंदर कितना हो जाता है 457 रुपए और 10 साल में वही धन कितना हो जाता है 574 रुपए। तो हमें वो राशि ज्ञात करनी है। तो इसमें कंडीशन क्या है, साधारण ब्याज की दर से, यानी कि 5 साल के अंदर, 5 साल में वो धन कितना हो जाता है 10 साल के अंदर तो कितना हो जाता है 574 रुपए। और 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर वही धन कितना हो जाता है दोस्तों 457 रुपए। यानी कि इस 457 के अंदर क्या है, राशि है, मूल राशि है और 5 साल का ब्याज है। और इस 574 के अंदर क्या है, मूल राशि प्लस 10 साल का ब्याज है। तो देखो 10 साल का ब्याज प्लस राशि में से हम 5 साल का ब्याज वो राशि घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 5 साल का ब्याज निकल कर आ जाएगा। क्योंकि राशि तो दोनों में समान है। अब ये 574 क्यों हुआ 5 साल के अंदर बढ़ गए, क्योंकि इसके अंदर ब्याज लगा है और ब्याज बढ़ गया 5 साल का। और दोस्तों एक चीज और आप हमेशा याद रखना कि जो साधारण ब्याज का अगर पहले साल के अंदर 10 रुपए है ब्याज तो दूसरे साल के अंदर भी कितना होगा 10 रुपए, 5वें साल में भी कितना होगा 10 रुपए, 20वें साल में भी वो क्या होगा 10 रुपए। यानी कि साधारण ब्याज का जो अमाउंट है वो हमेशा हर साल क्या रहता है, समान रहता है। तो जो हमारे पास 5 साल का ब्याज निकल कर आ जाएगा कितना, 10 साल में से हम 5 साल का घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 14 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा 7। और 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 1। और 5 में से 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो दोस्तों ये 117 क्या है, ये 117 आ गया क्या, 5 साल का ब्याज आ गया। 5 साल का ब्याज आ गया कितना 117 रुपए। तो जो 5 साल का ब्याज है और इसमें देखो 5 साल का ब्याज प्लस क्या है, प्रिंसिपल है। तो इसमें से प्रिंसिपल प्लस 5 साल के ब्याज में से हम 5 साल का ब्याज घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, मूल राशि निकल कर आ जाएंगे। तो हम माइनस कर देंगे 0, 4 और 3। तो ये 340 दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल या मूल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। तो विकर्ण का संख्यात्मक मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। और उसका विकर्ण क्या होता है, a√2। क्या होता है, a√2। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसके विकर्ण के आधे के बराबर है। तो विकर्ण का आधा क्या हो जाएगा, इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर a√2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो इस a से एक एक कट जाएगा। तो हमारे पास जो वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी दोस्तों, √2/2 क्या आ गई, √2/2 आ गई। तो आपको पता है कि जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो क्या होता है a√2 होता है। क्या होता है a√2। तो एक का मान तो ये रहा हमारे पास 2√2/2। हम इसको √2 से गुणा कर देंगे। √2/2 को हम क्या करेंगे, √2 से गुणा करेंगे। तो देखो √2 इंटू √2 बन जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो विकर्ण का संख्यात्मक मान दोस्तों क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। वर्ग का क्षेत्रफल को हम वर्ग के क्षेत्रफल को विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर रख देंगे और वर्ग की भुजा निकाल ली, और वर्ग की भुजा को फिर हमने क्या कर दिया, √2 से गुणा कर दिया, तो वो क्या निकल कर आ गया, डायगोनल निकल कर आ गया। देखो अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई हमें दी है कितनी, 12 और 16 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की परिधि क्या होगी। दोस्तों कोई भी समचतुर्भुज देखो क्या होता है, इसकी जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। आमने सामने की भुजा समांतर होती है समचतुर्भुज में, एक गुण तो ये होता है, और उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। और दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं और बराबर काटते हैं। यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, और ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर उसके विकर्णों की लंबाई है। तो अगर ये पूरी 12 है तो ये 6 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब ये पूरी 16 है तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, ये 8 हो गई, और ये भी कितनी हो गई, 8 हो गई। दोस्तों आपको ट्रिपलेट के बारे में सबको पता है, और अगर आपको ट्रिपलेट में निकालने में परेशानी होती है तो मैंने एक ट्रिपलेट का वीडियो बना रखा है, आप वो देखना। देखो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि 6, 8 और 10 क्या होती है दोस्तों, ट्रिपलेट होती है। इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर अक्ष स्क्वायर, ऐसा मान के हम ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको आनी चाहिए कि 6, 8, 10 और क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। तो देखो ए का मान हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 10 निकल कर आ गया। तो सबको पता है कि समचतुर्भुज की परिधि क्या होती है, 4a। तो 4 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी, हमारी समचतुर्भुज की परिधि आ जाएगी। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है हमें कितना, 3:8, और वाई और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है हमें कितना, 4:5। यदि 2 वर्ष पहले एक्स और वाई का अनुपात कितना था, 1:3 था, तो वर्तमान में तीनों की आयु का योग क्या होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी मान पहले, यानी कि पहले किसका मान लिखना है, पहले भूतकाल का, उसके बाद में वर्तमान का, प्रेजेंट का, और उसके बाद में फ्यूचर का। तो देखो पास्ट में अनुपात क्या था, 2 साल पहले एक्स और वाई का अनुपात, एक्स अनुपात वाई का पास्ट में 2 साल पहले अनुपात कितना है, 1:3 था। और प्रेजेंट में कितना है, देखो प्रेजेंट में एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 3 अनुपात कितना है, 8 है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, एक यूनिट का मान निकालना है। अब एक यूनिट का मान कैसे निकालना है हमें, जो भी नीचे की संख्या है, अब इसमें तो प्रेजेंट का अनुपात दे रखा है, फिर इसकी जगह फ्यूचर का अनुपात दिया होता, तो जो लास्ट का नीचे वाला अनुपात है, इन दोनों का अंतर देखते हैं हम। 3 और 8 का अंतर कितना है, 5 है। अब हम क्या करते हैं, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर देखते हैं। 3 3 9, 8 एकम 8 है, तो 9 और 8 का अंतर कितना है, 1 है। और फिर जो समय का अंतर है, देखो वर्तमान और पास्ट में कितने साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, हमारा 10 निकल कर आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक तो एक बार यहीं पे रहने दो। अब हमें क्या करना है, फिर आगे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वाई और जेड का अनुपात कितना है, वाई और जेड का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। तो जो ये मान निकल कर आए हमारे पास कितना, 10। इस मान को हमें हमेशा क्या रखना है, ऊपर वाले अनुपात में रखना है, हमेशा ऊपर वाले अनुपात में रखना है। तो देखो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये मान किसका है, एक्स और वाई का 2 साल पहले की आयु निकल कर आ गई। 2 साल पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात कितना था, 10 और 30 था। तो देखो 2 साल पहले तो 10 और 30 था, तो अब अगर ये वर्तमान में आएंगे, अब 2 साल पहले का है, अब वर्तमान में आएंगे तो हम इसमें 2 साल ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 और 32 हो जाएगा। कितना हो गया, 12 और 32। अब यहाँ पे गौर करो, अब वाई अनुपात जेड का मान दे रखा है हमें कितना, 4:5।
तो देखो वर्तमान के अंदर 4 का मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 4 का मान कितना हो गया, 32। तो 1 यूनिट का मान, 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो गया 8। तो 5 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। अब हमारे पास सबकी आयु निकल कर आ गई। एक की अक्ष की कितनी है, 12, वाई की कितनी है, 32, और इसकी जेड की कितनी है, 40। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, अक्ष प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32 प्लस 40। 40 और 30 70 80 84 कितना हो गया, 84 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, जैसे पहले पास्ट की अनुपात लिख लो, उसके बाद में प्रेजेंट का, और उसके बाद में फ्यूचर का, और 1 यूनिट का मान निकाल लो। और जो 1 यूनिट का मान निकल कर आता है वो उसको हमेशा ऊपर वाले अनुपात में रखना है, और ऊपर वाले अनुपात में रख के फिर हमने प्रेजेंट का अनुपात निकाल लिया, प्रेजेंट की आयु निकाल ली, और प्रेजेंट से फिर हमने जेड का मान निकाल लिया। अब देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक समूह की 5 लघुत्तम संख्याओं का औसत कितना है, 19। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, देखो लघु मतलब छोटा, इसके नाम में इसकी परिभाषा छिपी है। लघुत्तम संख्याओं का औसत कितना है, 19 है। जबकि सभी 13 संख्याओं का औसत कितना है, 21 है। तो 8 अधिकतम संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 21 है। तो सभी का मान कितना हो जाएगा, 13 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 21 63, 6 एकम 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27। ये हो गया हमारी सभी 13 संख्याओं का मान निकल कर आ गया। अब देखो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हमें, 5 का औसत दिया है कितना, 19 है। तो 19 5 95 95। अब देखो ये तो 13 संख्याओं का सभी का मान है, और ये 5 छोटी संख्याओं का मान है। अगर 13 में से हम 5 छोटी संख्या निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएंगी 8 अधिकतम संख्याएं। तो इन 8 अधिकतम संख्याओं का मान निकल कर आ जाएगा हमारे पास। 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना दोस्तों, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और उसके बाद में देखो 16 में से 9 गया तो 7, और ये 1, ये 178 दोस्तों क्या निकल कर आ गया, 8 संख्याओं का, 8 अधिकतम संख्याओं का योग निकल कर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनका औसत है। तो देखो 8 संख्याओं का मान 178 है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, हम इसमें 8 का भाग दे देंगे। तो 8 दूनी 16, 1 18, 8 दूनी 16, 2 बच जाएगा 20, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंचू 40। यानी कि 8 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 22.25। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 रेखाएं एक दूसरे को युग्मों में प्रतिच्छेद करती है, तो इनमें बने कोणों की संख्या क्या होगी। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में हमें थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन 80-90% स्टूडेंट का गलत होता है। देखो रेखा क्या होती है, रेखा क्या होती है, हमेशा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता वो क्या होती है, रेखा। और अगर लाइन और लाइन सेगमेंट, रेखा और रेखा खंड में यही अंतर होता है कि रेखा को हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रेखा खंड होता है उसके क्या होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं, रेखा खंड या लाइन सेगमेंट। जैसे ए और बी, इसको हम बोलेंगे रेखा खंड ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, इसका अंत बिंदु हो गया, यानी कि ये रेखा इतनी लंबी है। लेकिन अगर कोई रेखा ऐसे बोल दी जाए कि रेखा ए बी, रेखा ए बी, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, रेखा ए बी, यानी कि कोई भी जो रेखा, इसको हमने नाम तो दे दिया लेकिन इस रेखा की ना तो कोई लंबाई है और ना कोई निश्चित दूरी है इसकी, ये कितनी, इस रेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि ये अनंत दूरी तक जाती है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 रेखाएं एक दूसरे को युग्मों में प्रतिच्छेद करती है। अब युग्मों का मतलब क्या होता है कि टुकड़ों में, यानी कि टुकड़ों में प्रतिच्छेद करती है। जैसे एक रेखा ये हो गई, तो दूसरी रेखा ये क्या हो गई, ये हो गई, और ये हो गई क्या, तीसरी रेखा। अब देखो इस रेखा को देखो, ये रेखा एक दूसरे को, यानी कि इसने पहली रेखा को यहाँ पे काट दिया और दूसरी रेखा को देखो यहाँ पर काट दिया। अगर इस रेखा की बात करें तो इसने इस रेखा को यहाँ पर काट दिया और दूसरी को यहाँ पर काट दिया। अगर इस रेखा की बात करें तो इसने एक रेखा को तो यहाँ पर काटा और दूसरी को यहाँ पर काटा। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें बने कोणों की संख्या। तो देखो इसमें कोण कौन सा बन जाएगा, एक तो ये बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यानी कि कोई भी 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं,
कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो कितने कोण बनाती है, 4 कोण बनाती हैं। तो देखो दो रेखाएं यहाँ पर काटी तो कितने कोण बनाए, 4 बनाए। तो ये दो रेखाएं यहाँ पर कितने कोण बनाएगी, 4 कोण बनाएगी। ये भी दोनों यहाँ पर कितने कोण बनाएगी, 4 कोण बनाएंगे। तो टोटल कोण कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3 बराबर 12 कोण हो जाएंगे हमारे। ये है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें 4 स्कूलों के नाम दिए हैं और उनका प्रतिशत डेटा दिया है कि किस साल के अंदर किस स्कूल का कितना प्रतिशत रिजल्ट रहता है। तो देखो किस स्कूल के रिजल्ट के प्रतिशत में हर साल वृद्धि हुई है। हमें डायरेक्ट इतना ही पूछा है इस क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी स्कूल है जिसके रिजल्ट के अंदर हर साल के अंदर प्रतिशत में उसके प्रतिशत में वृद्धि हुई है। तो देखो पहले ए स्कूल का प्रतिशत रिजल्ट रहता है 2012-13 में 78, उसके बाद में 13-14 में 69, 14-15 में 81 और 15-16 में 92 रहता है। लेकिन देखो स्टार्टिंग में तो 78 था, लेकिन सेकेंड साल में क्या उसके रिजल्ट में क्या आ गई, गिरावट आ गई। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हर साल उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, वो हमें चूज करना है। तो देखो सेकंड में देखो 61 से 70 गया, 70 से 82, 82 से 94 गया, यानी कि हर साल क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, स्कूल बी हो जाएगा। अब सी में देखो एक बार वृद्धि हुई फिर कमी हो गई, कमी हुई फिर वृद्धि हुई फिर वृद्धि हुई। तो जो हमारा बी स्कूल है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम जल्दबाजी में और गलती क्या करते हैं, अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में बी कितने, कौन से ऑप्शन में है, सी में है, लेकिन हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, बी को टिक कर देते हैं और वो आंसर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मीडियम है, अब उसको देखते हैं। दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट क्वेश्चन भी है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात दिया है दोस्तों में कितना, 7:1 है। इस मिश्रण के शेष 75 किग्रा में कितना सीमेंट और मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अनुपात कितना हो जाता है, 6:1 हो जाए। तो दोस्तों कोई भी कितना भी मिश्रण था, चाहे वो 1 क्विंटल का था, चाहे 2 था या 5 था, कितना भी था, यानी कि उसमें से 72 किग्रा के मिश्रण में कितना सीमेंट और मिलाना है हमें कि वो अनुपात कितना हो जाए, 6:1 हो जाए। दोस्तों आप एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे मिश्रण 10 केजी का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, जो अनुपात 50 केजी में रहता है, किसी भी मिश्रण का अनुपात जो अनुपात 50 केजी में रहता है वही अनुपात 1 किलो में भी रहेगा, और वही अनुपात किस में रहेगा, आपके 50 ग्राम में भी रहेगा, 10 किलो में भी वही अनुपात रहेगा। ये चीज आप हमेशा एक बार याद रखना। तो जो 72 किग्रा है इसमें भी वही अनुपात क्या रहेगा, 7:1 रहेगा। किसका, रेत और सीमेंट का अनुपात है। तो देखो सबसे पहले तो मिश्रण में अनुपात कितना था, 7:1 था पहले, और उसके बाद में मिलाने के बाद में अनुपात कितना हो जाता है, 6:1 हो जाता है। दोस्तों सबसे मोस्ट गौर करने वाली बात अब इसमें यह है कि इसमें क्या मिलाया है, सीमेंट मिलाई गई है। क्या मिलाई गई है, सीमेंट मिलाई गई है। तो जो रेत थी उसके अनुपात में, उसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस रेत को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 6 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले को 7 से गुणा कर देंगे। तो देखो हमारे पास 6 संतु 42 और 6 एकम 6, 7 सिंह 42 और 7 एकम 7, यानी कि सीमेंट पहले कितनी थी, 6 थी, अब कितनी हो गई, 7 हो गई, क्योंकि इसमें हमने सीमेंट मिलाई है। अब रेत देखो पहले भी 42 थी और अब भी कितनी है, 42 ही है। तो अब हमें क्या करना है, जो 48 रेत और सीमेंट का योग कितना है, 48। इस 48 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 72। 70 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हमारा 1 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 72/48। अब देखो एक और गौर करने वाली बात दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि 1 यूनिट का मान निकाल लिया और 42 और 7 49 से हम गुणा करेंगे, फिर इसमें से जो मान आएगा उसका मान हम इसमें से
इसमें से ये मान घटाएंगे तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पहले 6 था, अब कितना हो गया 7 हो गया, सिर्फ 1 यूनिट का मान इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही यूनिट का मान आ रहा है, तो वही अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, वही क्वांटिटी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये 24 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार, और ये 2 बार, तो 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा 1.5। देखो ये मान किस में दे रखा था, हमें ये मान दे रखा है केजी में, तो 1.5 की ग्राम हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हमें करना कुछ नहीं है, जिसका मात्रा के अंदर वृद्धि नहीं की जाती है उसको हम बराबर कर लेंगे। इसमें हमने रेत को बराबर कर लिया तो सीमेंट में ऑटोमेटिकली वृद्धि हो गई, और फिर जो प्रारंभिक मान दे रखा था हमें उसके बराबर रख दिया और 1 यूनिट का मान निकाल लिया। अब इसमें एक ही वृद्धि हुई है, 6 से 7 में एक ही वृद्धि हुई है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। अगर इसमें 2 की वृद्धि होती, 3 की वृद्धि होती, 5 की वृद्धि होती, तो हम उससे गुणा कर देते जो भी 1 यूनिट का मान आता। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।